टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया है, लेकिन कोशिश भरपूर रही है कि आपको सारे के सारे आपके माइंड में सेट हो जाए। एक से दो बार अगर इस वीडियो को देख लोगे तो बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप छाती ठोक के कहोगे कि हाँ कोई बोलते ही रहे, है ना, यही कहोगे ना, कोई बोलते ही रहे। तो इस नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा साइंस में पूछा जाने वाला यह जो टॉपिक है यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका नाम है मिश्रण को अलग करने की विधि। यह बिल्कुल एनसीईआरटी 9th क्लास से उठाया गया है। एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलने वाला है, सारे के सारे एनसीईआरटी से उठा लिया गया है और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है बिहार दरोगा का तो आप इसको भली भांति जानते होंगे, और अगर नहीं दिया है तो जान लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सवाल यहां से फिक्स है, चाहे आप बिहार दरोगा मद्य निषेध दें, चाहे आप बिहार एसएससी सीजीएल जो आ रहा है उसमें भी इससे प्रश्न आने की संभावना है। बिहार दरोगा में तो 100% आता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो आइए इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से समझेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, चूंकि एग्जाम में आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसमें लगभग 25 प्रश्न हैं। अगर इन 25 पर कमांड कर लिए आप तो फिर समझिए कि 1 नंबर प्रारंभिक परीक्षा में और 1 नंबर मेंस में आपका क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा कि 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत, तो भाई एक एक बूंद से ही तालाब भरता है या एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट सब हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है, एक एक नंबर को बचाना पड़ता है। कोलाइड को पृथक करते हैं, सबसे पहले पूछेगा आपसे यही प्रश्न बनता है कि कोलाइड को कैसे अलग करते हैं। कोलाइड आपको नंगी आंखों से नहीं दिखता है, इतना सूक्ष्म कण होता है कोलाइड जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। कोई आपको मिश्रण मिल जाएगा तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें मिला हुआ है कुछ, कोलाइड होगा तब। कोलाइड को पृथक कैसे करेंगे, तो जब इस तरीके का आपको मिल जाए कोलाइड, तो कोलाइड को आप पृथक करने के लिए क्या उपाय करेंगे, अपकेंद्रण तकनीक, सेंट्रीफ्यूगेशन। जी हाँ, कौन सा तकनीक का उपयोग करेंगे, अपकेंद्रण तकनीक यानी सेंट्रीफ्यूगेशन का आप उपयोग करेंगे कोलाइड को आप पृथक करने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भैया कोलाइडो को कैसे अलग करते हैं, तो आप जान गए हैं कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें अंग्रेजी का भी प्रयोग किया गया है ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो ज्यादा। वह विधि जिससे कोई पदार्थ ठोस, ठोस तो जानते ही होंगे ना, सॉलिड, इंग्लिश मीडियम वाले इतने तो जानते हैं, बट ठोस से सीधा गैस, ठोस यानी सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो ये है कि अगर कोई ठोस है, अगर आप इसको हीट देते हो तो ये अगेन क्या बनेगा, ये बनेगा द्रव यानी कि लिक्विड बनेगा। ये क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को अगर हम हीट देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ये बन जाएगा गैस। प्रोसेस तो ये है, ठोस द्रव तब गैस। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि वैसी विधि बताइए जो कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस बन जाए, यानी कि ठोस से ये द्रव ना बन करके और डायरेक्ट ये बन जाएगा गैस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूछता है एग्जाम में। तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो वो कहलाता है उधर्मपातन। याद रखिएगा, उधर्मपातन कहलाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका सब्लिमेशन। क्लियर है, क्लियर है सर, सब्लिमेशन कहलाएगा, उधर्मपातन कहलाएगा। देखिएगा अब आते हैं, ठीक इसके विपरीत भी होता है। जैसे गैस को ठंडा करोगे आप तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा, और द्रव को फिर ठंडा करके यानी कि जमा करके आप, जैसे देखते हैं आप पानी को बर्फ बना देते हैं ठंडा करके, या गैसीय फॉर्म में है तो वो ठंडा होकर के और पानी वो बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को ठंडा करोगे तो वो ठोस बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी शर्तें हैं जब गैस से डायरेक्ट वो ठोस बन जाए बिना लिक्विड बने। जैसे ठोस से डायरेक्ट गैस बन रहा था तो वो हो रहा था उधर्वपातन। अब गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाएगा तो वो सब्लिमेशन होगा, लेकिन वो रिवर्स सब्लिमेशन होगा। हिंदी में पूछा है, देखिए ये वाला तो पूछा है, पिछली बार ही पूछा है, और ये होता है निक्षेपण।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब गैस से ठोस बनना हो तो होगा क्या, रिवर्स सब्लिमेशन, यानी कि निक्षेपण, और ठोस से गैस बनना हो डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, तो भैया ये सब्लिमेशन होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखिए इस प्रश्न को समझिएगा जरा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? एकदम एनसीईआरटी का हूबहू लाइन उठाया हूं मैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ने वाला कोई बच्चा देख रहा होगा तो वो हूबहू लाइन आप देखोगे। तो इसको कैसे अलग करते हैं भैया रंग वाले घटक से? जैसे देखिए एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, एक बेसिन है, इसमें रंग वाला डाई रखा हुआ है, इसके नीचे एक बीकर रखा हुआ है, बीकर में ऐसे ऐसे इतना पानी रखा हुआ है ना, और इसके नीचे एक स्टॉप लगा हुआ है, इसमें एक यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है ना, ऐसे है। इसको हीट देते हैं तो ये गर्म होता है और ये पात्र गर्म होता है, और इसमें जो स्याही रखा है इसके वाष्प उड़ जाते हैं और जो स्याही है वो बच जाता है। वो वाष्प बन के जब उड़ गया तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा। क्लियर है? समझ गए कैसे रंग, जैसे इसमें कोई रंग है ना, रंग है, अब ये पानी भर के बीकर में अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये भी गर्म होगा, इसमें जो वाष्प है वो उड़ जाएगा और रंग रह जाएगा। अगर रंग से अलग करना होगा तब, लेकिन स्याही से भी अलग होता है, स्याही से अलग अलग रंग, जैसे काली स्याही है, काली स्याही में कितने रंग मिक्स हैं ये पता करना हो तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, वो जानेंगे हम लोग आगे। फिलहाल ये जान लीजिए, ये हम वाष्पीकरण करके और डाई से अलग करेंगे, रंग वाले घटक डाई से नीले काले रंग की स्याही से अलग कर लेंगे इसको, ठीक ना। ये दूसरा तरीका है। अब जो क्वेश्चन आएगा जो हम स्याही वाला बता रहे हैं वो हम आगे देखेंगे, उसको भी हम अलग करने की विधि जानेंगे। चलिए, दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं? दूध से क्रीम को अभी हमने बताया था कि कोलाइड को कैसे अलग करेंगे, तो कोलाइड में कण दिखते नहीं है, इतने छोटे छोटे होते हैं। दूध में आपको दिखता है क्या छोटे छोटे कण? नहीं दिखता है, आंखों से आपको नहीं दिखता है, दूध का कण आपको आंखों से नहीं दिखता है ना, यानी कि कण है लेकिन दिख नहीं रहा है। आप उसको कैसे अलग करोगे, तो उसको आप अपकेंद्रन तकनीक से अलग करोगे। अपकेंद्रन तकनीक में क्या होता है कि जो भारी चीज होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है। जैसे दूध से अगर मक्खन निकालना हो, दूध से क्रीम निकालना हो, ये मक्खन की बात कर रहे हैं, तो देखा होगा आपने घर में अपने दादी को कि छोटा सा बर्तन रखते थे और उसमें मथनी से ऐसे ऐसे महते महते, और होता था क्या कि मक्खन जो था वो ऊपर तैरने लगता था। मक्खन हल्का होता है, हल्का होकर के तैरने लगता है, तो वही जो घुमा घुमा के निकालते हैं ना, उसी को कहते हैं अपकेंद्रन तकनीक, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है सर। आइए चलिए भाई, ये भी वही काम करता है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो कहता है ब्लड जांच कराइए, तो आपका ब्लड लेता है और उसको घुमा घुमा के उसको ऐसे ही हल्के पदार्थ ऊपर रह जाता है, भारी पदार्थ नीचे, फिर जांच होती है। तो रक्त और मूत्र भी जांच किया जाता है, वह भी किया जाता है कैसे, तो वह भी अपकेंद्रन तकनीक सेंट्रीफ्यूगेशन से किया जाता है, ठीक है ना। दूध से मक्खन निकालेंगे, रक्त और मूत्र जांच करने के लिए, देखिए यहां जो बता रहा हूं वही समझिएगा, रक्त और पेशाब जांच कराते हैं तब ये चीज होता है। कपड़ा सुखाने वाला मशीन जो वॉशिंग मशीन होता है वो भी इसी थ्योरी पर कार्य करता है, अपकेंद्रन तकनीक पर ही कार्य करता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ये हम बता ही दिए हैं कि डेयरी तथा घर में क्रीम मक्खन निकालने में, तो आप जानेंगे कि मक्खन निकालने में अपकेंद्रन घुमा घुमा के दादी जी निकालती थी, आपको पता लग गया होगा। भीगे हुए कपड़ा को भी निचोड़ने में या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने में भी वही अपकेंद्रन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से, है ना। देखिए, जब गोल 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 घुमाया जाने वाला आए तो दिमाग में बना लीजिए कि घुमा रहा है, अपकेंद्रन तकनीक का प्रयोग कर रहा है। देखिए दूध दही वाला में भी वैसे घुमाते हैं, कपड़ा वॉशिंग मशीन में भी देखिए घुमा घुमा के साफ करता है, तो जान लीजिएगा। अघुलनशील मतलब कि वो मिलने वाला नहीं है,
अघुलनशील मतलब कि वो आपस में एक दूसरे में नहीं मिलेंगे। जैसे मिट्टी तेल में पानी मिलाइए तो नहीं मिलेगा, वो अलग लेयर बना लेता है कि नहीं। मिट्टी तेल में पानी मिला दिए तो देखिए वो अलग लेयर बना देता है। या ऐसे पेट्रोल से आग लग जाती है तो पानी से नहीं बुझता है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल पर पानी लगाएंगे तो पेट्रोल हल्का होकर के ऊपर उठ जाता है, पानी का लेयर अलग और पेट्रोल का लेयर अलग, यानी कि ये अघुलनशील है, ये मिलने वाले नहीं है एक दूसरे में। तो जब अघुलनशील द्रव आए तो इनको कैसे आप अलग करेंगे? तो इनको अलग करने के लिए एक आता है सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण कीप कहते हैं इसको। कीप जानते होंगे आप लोग, बचपन में अगर आप जाते होंगे मिट्टी तेल लेने तो कीप से देता था, लेकिन वो दूसरा कीप होता है, ये होता है पृथक्करण कीप, अलग होता है। सेपरेटिंग फनल नाम याद रखिएगा, अंग्रेजी वाले सेपरेटिंग फनल, हिंदी वाले पृथक्करण कीप, इससे अलग किया जाता है। होता क्या है इसमें कि जैसे देखिए एक कीप रहेगा, ऐसे बर्तन टाइप का ही रहेगा, कैसा भी रह सकता है। तो इसमें अगर पानी रखेंगे तो यहां तक रहेगा, फिर उसके बाद मिट्टी तेल अगर इसमें मिला देंगे ना तो वो अलग दिखेगा, आपको यहां से अलग दिखेगा, मिलेगा नहीं। पृथक्करण कीप में या कहीं भी मिट्टी के तेल पानी मिलाइए तो मिलेगा नहीं, थोड़ी देर बाद देखिए वो अपना अलग लेयर बना लेगा। तो पृथक्करण कीप से इसको अलग कर दिया जाता है, पानी अलग रह जाएगा और मिट्टी तेल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, सेपरेटिंग फनल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है कि अघुलनशील में ये काम करता है, घुलनशील में नहीं, जो घुल जाता है उसमें नहीं, जो ना घुलता है उसमें सेपरेटिंग फनल का कार्य करता है। चलिए अब ऐसे भी याद रखना है, देखिए सेपरेट मतलब क्या होता है, जैसे आप जाते हैं कहीं कमरा लेने तो कहते हैं ना कि हमको सेपरेट चाहिए। सेपरेट चाहिए मतलब कि भैया बाकियों से हमको अलग रहना है ना। जैसे एक होता है कि सामूहिक, आप गए कहीं कमरा लेने तो बोलता है कि भैया ये है रूम तो है लेकिन शौचालय जो है वो सामूहिक है, तो आप कहते हैं नहीं 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 हमको सेपरेट चाहिए, मतलब अलग अलग हम रहें। तो अलग मतलब कि जो नहीं मिल रहा है, यानी कि अघुलन, समझ रहे हैं ना बात आपको? हाँ तो यही है भैया, मैं कोशिश पूरा जोर कर रहा हूं कि आपको समझा दूं एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि परीक्षा में दिक्कत ना हो। मिट्टी के तेल में जल को बता ही दिए है ना, तो क्या हो जाएगा, सेपरेटिंग फनल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है सर। देखिए धातु, ये प्रश्न भी कुछ लोगों को डाउट होता है, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक कैसे किया जाता है? तो जब धातु शोधन होता है ना तो लोहे से भी वैसे ही किया जाता है। जो लोहे पर जो ऊपर अशुद्धियां रहता है, धातुमल जो होता है, लोहे का जो गला करके जो लोहे का लिक्विड बना, और ऊपर क्या होगा, ये धातुमल होगा। तो धातुमल को अलग से यहीं से छांट दिया जाएगा, जैसे मिट्टी तेल पानी अलग अलग लेयर था, ये भी अलग लेयर बनाएगा और इसको छाट दिया जाएगा। ये भी सेपरेटिंग फनल से ही होता है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे डाटा एनसीईआरटी के हैं, संदेह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि गलत होगा कि क्या होगा, 100% एनसीईआरटी का है, तो इसलिए एकदम संदेह ना करिएगा। जो भी चीज दे रहा हूं ओरिजिनल चीज दे रहा हूं। आइए, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? नमक और अमोनियम क्लोराइड, इसको आप उधर्वपातन, अमोनियम क्लोराइड ऐसा है कि इसको गर्म करेंगे तो डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाएगा। डायरेक्ट कैसे बन जाएगा? ठोस से गैस, और उड़ जाएगा, बाकी जो नमक है वो रह जाएगा, है ना। तो ये होगा सब्लिमेशन। ध्यान रखिएगा, नमक और अमोनियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम नोट कर लीजिए। चलिए, हाँ अभी आपने देखा कि डाई वाले स्याही जिसमें रंग मिला हुआ था, लेकिन यहां है कि काली स्याही में विद्यमान डाई, जैसे काला स्याही आपको दे दिया, अब इसमें कितने रंग हैं वो अलग अलग आप देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप लेंगे एक बीकर लेंगे, है ना, बीकर में पानी रखेंगे और एक पेपर लीजिएगा, एक इतना ऐसे पेपर लीजिएगा, ठीक ना, इस पर स्याही एक बूंद गिरा दीजिएगा और स्याही गिरा करके, और ये यहाँ पर गिलास लाइएगा और इसी में आप ऐसे पानी में रखिएगा, और जैसे ये पानी ऊपर बढ़ेगा गर्म होके, तो देखिएगा कि इसमें से रंग छोड़ना शुरू, नीला ऐसे, काला ऐसे, ऐसे रंग छोड़ना शुरू। तो ये होता है क्रोमेटोग्राफी। ये होता है क्या? क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखिएगा, ये होता है क्रोमेटोग्राफी। वहां जो आप देख रहे थे डाई में से जब अलग कर रहे थे तो वहां वाष्पीकरण हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था, यहां होगा क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है एकदम, कंफ्यूजन ना रखिएगा। चलिए,
प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को क्रोमेटोग्राफी, अभी बता दिए प्राकृतिक रंगों से जैसे अलग अलग निकालना है आपको तो कैसे करेंगे, आप जान गए कि क्रोमेटोग्राफी से करेंगे, रंग से। रक्त से नशीले पदार्थ, ड्रग्स को अलग करना है। अब देखिए वहां आप मूत्र और रक्त जांच करवा रहे थे, तब क्या था, अपकेंद्रण था, सेंट्रिफ्यूगेशन था। लेकिन यहां रक्त में ड्रग्स को, नशीले पदार्थ, जैसे आप ड्यूटी पर जाते हो तो भाई दारू पी लिए, कोई होता है ना कि ड्यूटी में ही दारू पी लिया, अब पकड़ा गया तो उसके ब्लड की जांच होती है कि शराब इसने पिया था कि नहीं, ठीक ना। तो इसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी होगा, इसके लिए भी क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी होगा, और रक्त में से देखा जाएगा कि भैया ड्रग्स अलग हो रहा है, ये क्रोमेटोग्राफी तकनीक से ही जांच होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है, पूछता है, ये वाला ज्यादा पूछ सकता है क्योंकि आप पुलिस विभाग से संबंधित है। तो चलिए, दो घुलनशील द्रव, देखिए अघुलनशील में जब नहीं मिल रहा था तो कहे कि हाँ हम सेपरेट, यानी कि सेपरेटिंग फनल से आप, लेकिन जब घुल गया है, घुलनशील है, तब कैसे, घुलनशील को तो ऊर्ध्वपातन में आपको बता दिया हूं कि ठोस से गैस बनता है, यहां तो द्रव की बात की जा रही है सर, तो ये होगा ही नहीं, ठीक ना। वाष्पीकरण में मैं आपको बता दिया हूं कि वाष्पीकरण में कैसे आप अलग कर रहे थे, वाष्पीकरण में आप कैसे अलग कर रहे थे, पानी डाई को रख के अलग ऊपर उड़ा रहे थे, तो ये भी नहीं होगा। अपकेंद्रण में आप मक्खन को अलग कर रहे थे दूध से, बच गया है आसवन, डिस्टिलेशन, है ना। आसवन से दो घुलनशील द्रव, जैसे दो द्रव घुल गए आपस में, है ना, तो उसको आसवन विधि से आप अलग कर सकते हो। दो द्रव जो घुल गए, घुलनशील है, जो मिल जाता है एक दूसरे से, उसको आप आसवन से अलग कर सकते हो। और भी इसका हम उदाहरण देखते हैं आसवन का। चलिए, वैसा मिश्रण जो बिना विघटित हुए उबलता है, उसको भी आसवन से ही अलग करते हैं, आसवन डिस्टिलेशन, ठीक ना। वैसा मिश्रण जो बिना विघटित हुए उबलने लगे, जैसे किसी मिश्रण को रखे हैं, उबालना शुरू किए तो वो बिना अलग हुए ही उबलने लगे, ये नहीं कि अलग अलग हो जाए, जैसे गर्म किए तो वो अलग दिखने, नहीं, अलग नहीं होगा, वो उबलेगा साथ में ही, तो उनको आप आसवन से ही अलग करोगे, डिस्टिलेशन से ही अलग करोगे। आइए, लेकिन वैसा घुलनशील द्रव जिसका क्वथनांक का जो अंतर है वह 25 केल्विन से कम हो, जैसे दो द्रव मिला दिए और दोनों का जो घुलनशील जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों का अंतर 25 केल्विन से क्या हो, कम हो, तो उनको भी आसवन से ही अलग करते हैं। लेकिन उसमें एक प्रभाजी स्तंभ रहता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन से उसको अलग करते हैं। देखिए, जब पूछ दे कि 25 डिग्री से कम के अंतर वाले क्वथनांक वाले को अलग करना है, तो आप बताएंगे कि प्रभाजी आसवन हम करेंगे। क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को कैसे अलग करेंगे, तो ये प्रभाजी आसवन से अलग करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रभाजी आसवन होगा। आइए, वायु से विभिन्न गैस को कैसे अलग करोगे, वायु से भी विभिन्न गैस को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करोगे। चलो भाई आ जाओ आगे। पेट्रोलियम उत्पादों को भी कैसे अलग करोगे, मैं अभी बता दिया कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी आप अलग करोगे कैसे, तो प्रभाजी आसवन से ही अलग करोगे। आसवन से किसको अलग कर रहे थे, दो ऐसे द्रव जिनको गर्म करने पर, उबालने पर विघटित नहीं होता है, उनको आसवन विधि से, या दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से। लेकिन आसवन में एक प्रभाजी स्तंभ वाला आसवन होता है, प्रभाजी आसवन, इसमें पेट्रोलियम, वायु से गैस, है ना, या जिनका अंतर 25 केल्विन से कम हो, उनको तीनों को। चलिए आइए, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट, अशुद्ध नमूना है ना, उससे शुद्ध कॉपर सल्फेट को आप अलग करना चाहते हो, तो क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन से आप अलग कर सकते हो। किससे, क्रिस्टलाइजेशन से उसको अलग कर सकते हो, अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, समुद्री जल से प्राप्त अशुद्ध नमक, जब समुद्री जल से आप नमक प्राप्त करते हैं, अशुद्ध नमक होता है। अब उस अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक बनाना है, उस अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक हम प्राप्त करेंगे, वो भी क्रिस्टलाइजेशन से करेंगे, क्रिस्टलीकरण से ही करेंगे। क्लियर है, अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीकरण। अशुद्ध नमूने से फिटकिरी भी क्रिस्टलीकरण होगा, अशुद्ध नमूने से, तीनों अशुद्ध वाला जो है वो क्रिस्टलाइजेशन होगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए, वह विधि जिसमें कोई पदार्थ गैस से सीधा ठोस बन जाता है, ये मैं पहले ही करा चुका, शुरू में ही करा चुका। उधर्वपातन यानी सब्लिमेशन का विपरीत रिवर्स सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में निक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? निक्षेपण, रिवर्स सब्लिमेशन, है ना, या इसको डिपोजिशन भी कहते हैं। कभी एग्जाम में अगर दे दे डिपोजिशन तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये तो बताए नहीं थे, डिपोजिशन ध्यान रखिएगा। चलिए, एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से कैसे अलग करेंगे? एसीटोन और जल को, ये क्या है भैया? तो ये घुलनशील है। अब घुलनशील को हम बताए थे कि आसवन विधि से, तो घुलनशील को हमने क्या बताया था? आसवन विधि से बताया था, तो आसवन राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सर, याद हो गया। अगर अच्छे से समझे हो हमारे लेक्चर को तो एक भी छोड़ोगे नहीं भैया। ये बहुत ईजी है। विषमांगी मिश्रण को आप अलग कर सकते हो तो भौतिक क्रिया से अलग कर सकते हो, बहुत ईजी है, ये सबसे ईजी है। विषमांगी मिश्रण को जो मिल ही नहीं सकता है उसको आप अलग कर दे सकते हो, भौतिक क्रिया से अलग कर सकते हो। जैसे आप चावल में दाल मिला दिए, सूखा गीला नहीं, सूखा चावल है उसमें सूखी दाल का मतलब कि दाल का दाना मिला दिया, कैसे उसको चुन चुन के अलग कर लोगे आराम से, है कि नहीं? उसके लिए उधर्वपातन क्या करोगे? तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत ही आपको बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया है। लेकिन कोशिश भरपूर रही है कि आपको सारे के सारे आपके माइंड में सेट हो जाए। एक से दो बार अगर इस वीडियो को देख लोगे तो बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप छाती ठोक के कहोगे कि हाँ कोई बोलते ही रहे, है ना, यही कहोगे ना, कोई बोलते ही रहे। तो इसी तरीके से आपको मैक्सिमम टॉपिक मैं करा दूंगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो एग्जाम में, बिल्कुल एकदम झंडा गाड़ के हो। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।